आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर। और इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन सभी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ सामने दिख रहा होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमको बताना है। मतलब बताना नहीं है, मतलब रिमूव कितने किए गए हैं ये बताना है। एक कॉइन दे रखा है जिसका मास है 1.6 ग्राम, सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो तैरने लग जाए। इस तरीके से आपको वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कॉइन जो है इस तरीके से हवा में तैरने लग जाए। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी दे रखी है आपको, ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। 10⁹ न्यूटन पर कूलम, कुछ इस तरीके का यहाँ पर होगा। डायरेक्टेड अपवर्ड, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे रखी है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। तो भाई ये अपने पास कॉइन है, ओके। और इस पे से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं, रिमूव करना है। अब देखो, इस कॉइन का जो वेट है ना, वेट जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले वेट की वजह से वो जो कॉइन है वो नीचे गिरना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो फ्लोट कर रहा है हवा में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होगी। जो फोर्स क्या करेगी बाद में, जो फोर्स क्या करेगी, इस बैलेंस को, इस वेट को बैलेंस कर देगी और कॉइन को नीचे फॉल नहीं करने देगी। वो इस तरीके से हवा में झूलता रह जाएगा। तो F=mg, ये यहाँ पर आप इक्वेशन बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर F=, कितना होता है, क्यू ई हुआ करता है, इज इक्वल टू आ गया mg। यहाँ पर आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q=ne। ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ई ऐसा का ऐसा ही आ गया, इज इक्वल टू mg हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पता करने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा mg अपॉन ई इंटू ई। एक छोटा ई है, एक बड़ा ई है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मास कितना दे रखा है, 1.6 ग्राम। ग्राम को केजी में करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। 10⁻³ हो गया। जी की जो वैल्यू है वो अपने को पता होती है, और अपॉन में ई, ई की जो वैल्यू है वो है 1.6 पावर -19 होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने को क्वेश्चन में यहाँ दे रखी है, कितना दे रखी है, 10⁻9 दे रखी है, +9। अभी इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में n=, कितना आंसर आ जाएगा, ये देखिए इसका कैंसिलेशन हो गया यहाँ पर। फिर 9.8 हमारे पास यहाँ पर बचा है, और बाकी तो सब पावर्स ही बची हैं अपने पास में। तो 10⁻19 और 9, -10 ऊपर जाएगा, +10। 10 में से 3 गया यानी कि 7। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर हमको रिमूव करने पड़ेंगे। अगर इस कॉइन को क्या करना है, आपको फ्लोट कराते रहना है हवा में। ये कॉइन जो है नीचे नहीं गिरेगा, ये ना कॉइन ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एकदम हवा में जो है फ्लोट करता रहेगा। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पता कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, और 2009 में आया था ये क्वेश्चन पिछली बार। तो देखते हैं, हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। तो ये तो हमको तैयारी करके चलनी है अपने हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कॉइन कहा था, इस वाले क्वेश्चन में आपको वाटर ड्रॉप कह दिया। अदरवाइज क्वेश्चन में लॉजिक एक ही लगने वाला है। ये क्वेश्चन आया था आउटसाइड दिल्ली 2012 के अंदर आया था, और हैविंग अ चार्ज। तो क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पिछले वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये क्या करेगी, एक वाटर की ड्रॉप है, मान लीजिए ये है वाटर की ड्रॉप। अब इसको जो है बैलेंस करना है। अब भाई ये ड्रॉप नीचे की तरफ गिरेगी, किसकी वजह से गिरेगी, नीचे की तरफ, अपने वेट की वजह से गिरेगी। वेट कितना होता है, mg। और mg को अगर बैलेंस करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको बैलेंस कर देगी। F=mg यहाँ पर हम ऑब्टेन कर लेंगे कंडीशन के हिसाब से। ठीक है जी। तो F= कितना होता है, F= होता है QE, हमने पुट कर लिया, इज इक्वल टू mg। देखो एक मिनट में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फोर्स इक्वल टू क्या करा था, QE। एक मिनट, ये जो QE रखा था, इसके बाद में हमने एक और सब्स्टिट्यूशन किया था, जहां पर Q की जगह पर NE पुट कर रहे थे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। बट यहाँ तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं। यहाँ तो अपने को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको यहीं से मिल जाएगी, तो आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। E= कितना हो जाएगा, mg अपॉन क्यू, ये हो जाएगा। अभी आपको
वाटर ड्रॉप ऑफ मास, मास दे रखा है एंड हैविंग अ चार्ज, अच्छा चार्ज भी दे रखा है, तो ये हो जाएगी चार्ज की वैल्यू ड्रॉप पर। ओके, और मास तो आपको दे ही रखा है, मास है 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी, और चार्ज कितना दे रखा है 1.6 पावर माइनस 19 आपको दे रखी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 98/16 लिख सकते हैं हम, डेसिमल हट जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 19 में से 3 गया 16, 16 आ जाएगी। E इज इक्वल टू, ये आ गया। अभी यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, आप इसको कैंसिल करा सकते हो, 49/8 इंटू 10⁻16। उसके बाद आप 8 से डिवाइड कर लो, आसानी हो गया अब तो, है ना। 8 6 48, 1 बचा, 8 × 8 2 बचा, 2 बचा तो मतलब 8 दूनी 16, ठीक है। तो 6.12 10⁻16, ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको चाहिए होगी अगर आपको बैलेंस करना है एक वाटर ड्रॉप को, जिस पर इतना चार्ज है और जिसका इतना मास है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो वेट को क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी, और वाटर ड्रॉप को नीचे जाने नहीं देगी, फ्री फॉल नहीं होने देगी उसका, वो सस्पेंड करके रखेगी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी बार एक ऑयल ड्रॉप है और उसको बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस किया जा रहा है मतलब सीधी सी बात है, इसका वेट इसको नीचे ले जा रहा होगा, और उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी अगेंस्ट में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर कहा है कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑयल की ड्रॉप है इस पर Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो एन कितना है, एन है यहाँ पर 10, और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, मतलब चार्ज तो निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इतना जो है यहाँ पर आ जाएगा चार्ज, 16 × 10⁻19 कूलम, ये तो यहाँ पर चार्ज आ गया। ओके, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अच्छा ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में है, और उन प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है। मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज, उस ऑयल ड्रॉप का मास भी देखो दे रखा है अपने को, ठीक है, तो वो यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है, लेकिन अपने को तो यहाँ पर चाहिए होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, वोल्टेज अपने को निकालना है यहाँ पर, देखो ये तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वोल्टेज अपने को फाइंड करना है। अच्छा, प्लेट्स जो हैं कुछ इस तरीके से रही होंगी फिर कैपेसिटर की, और ये जो ऑयल ड्रॉप है ये यहाँ पर कहीं रही होगी, नीचे इस पर वेट लग रहा होगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रही होगी, और अपने को ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। देखो यहाँ पर प्लेट्स के बीच का क्या दे रखा है आपको, गैप भी दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि E इज इक्वल टू होता है V/D, अपने पढ़ रखा है अपने, है ना, यहाँ पर कैपेसिटर के लिए। तो आप देखो वही वाली कंडीशन लगा दें, F इज इक्वल टू क्या होगा, mg हो रहा होगा, क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है यहाँ पर भी। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा, QE इज इक्वल टू कितना आ गया, mg आ गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो V/D की हेल्प से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना कर लिया, इसके बाद में वोल्टेज इज इक्वल टू, देखो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो V इक्वल टू mg/d अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q रह जाएगा। तो मास अपने को कितना दे रखा है भाई, 3 × 10⁻16 इतना मास दे रखा था, G की वैल्यू 9.8 हो जाती है, और कितना दे रखा है डिस्टेंस, गैप दे रखा है 5⁻³ भाई, मिलीमीटर में था तो उसको हमने काहे में कर लिया, मीटर में कर लिया। चार्ज कितना दे रखा है अपने को, चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन थे, हाँ चार्ज हमने फाइंड कर लिया था पहले ही, 16 × 10⁻−19, 16 × 10⁻−19 ये आ गया था यहाँ पर। अब ये कितना आ जाएगा, 3 × 4.9/8, ये तो आ जाएगा कैंसिल करा करके, पावर कितनी आ जाएगी, अब ये पावर आएगी भाई 10, 19 में से 16 गया 3, और 3 इससे कैंसिल हो गया, तो पावर बची 0। यानी कि जो भी आंसर बच रहा है अपना, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू बच रही है। तो 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 2 × 14, यानी कि इतना आ गया, ठीक है। अभी वोल्टेज है ये फॉर्मूला यूज हुआ था, वोल्टेज को इसको डिवाइड कर लेते हैं, बस अपना आंसर आ गया फाइनल यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 बचा कितना भाई, 6, 6 बचा, यानी कि कितना हुआ, 8 × 8 = 64, यानी कि 1.8 समथिंग आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, 2019 सीबीएसई में आपका क्वेश्चन आ चुका है। चांसेस हैं आगे भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ना आए, इसके जैसा आ सकता है, लॉजिक एक जैसा लग सकता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है डिस्टेंस चल रहा है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखी है यहाँ पर 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखी है। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल। अच्छा, ये जो डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस को चलो मैं यहाँ पर एस से मेंशन कर लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप चाहो यहीं पर मीटर में कर लो, है ना, क्या जा रहा है। तो इसके बाद में टाइम निकालना है आपने को। देखो टाइम निकालना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो क्योंकि मोशन हो रहा है यहाँ पर, तो आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। आपको ये देखना है कि टाइम किस में आ रहा था। अब आप यहाँ पर अगर चेक करोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो यहाँ पर भी टाइम आता है ना। और v इक्वल टू, चलो यहाँ पर तो वेलोसिटी अपने को दे ही नहीं रखी है ना, क्वेश्चन में वेलोसिटी दे नहीं रखी है। तो इसका मतलब आप क्या है, ये वाली इक्वेशन तो यहाँ यूज नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन देखते हैं जिसमें टाइम होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। देखो यहाँ भी टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर बाकी सारी चीजें अपने को पता है। तो s इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, उसको आप जीरो रखोगे, पुट करोगे, आंसर कितना आएगा, 1/2 at², इतना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सोचने वाली बात थोड़ी सी ये है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। आपने पुट कर लिया, मास भी दे रखा है, देखो ये दे रखा है ना, मास दे रखा है। फोर्स अपॉन मास और t², ये ऐसा ही आ गया। अब फोर्स कितनी लग रही होगी इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स लगती है QE के बराबर। तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। हर वो सब्स्टिट्यूशन को करते जाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, T इज इक्वल टू 2ms अपॉन QE। और ये चीज कहाँ में आ जाएगी बेटा, रूट में आ जाएगी। ये फॉर्मूला बन गया आपका टाइम फाइंड करने का, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था तब। तो T इज इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लिया जाए। अंडर रूट, मास आपको दे रखा है 9 × 10⁻31। डिस्प्लेसमेंट आपको ये दे रखा था यहाँ पर 6 × 10⁻²। और फिर उसके बाद चार्ज कितना है भाई, चार्ज, हाँ ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज है। 1.6, पावर हो गई -19। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये भी दे रखी है, 2 × पावर जो है 4 हो जाएगी। अभी इसको यहाँ पर जरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। तो टी इज इक्वल्स टू, टाइम ही निकालना है बस, हाँ यही था। तो 2018 कंपार्टमेंट का देखो क्वेश्चन है ये। कंपार्टमेंट से भी लिए हैं मैंने क्वेश्चन, सैम्पल पेपर से भी लिए हैं, जो रेगुलर पेपर आते हैं उनसे भी लिए हैं। तो यहाँ पर जब आप रूट को इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो पाएगा, है ना। और उसके बाद एक ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद जितना बचेगा वो लिखेंगे हम। यहाँ पर बचेगा 3, तो 9×3 = 27 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, है ना। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 27 बच गया अपने पास। पावर कितनी बच गई, पहले ऊपर पावर सॉल्व कर लो। देखो कैलकुलेशन मतलब एक्यूरेसी थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, आपको एक्यूरेसी है ही नहीं, तो आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, आंसर आपका हो गया गलत, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो 2 से हमने कैंसिल करा होगा तो 0.8 बचा होगा। 0.8, पावर कितने आ जाएगी, माइनस यहाँ पर आ जाएगी 15। और ये चीज काहे में चल रही है बेटा, रूट में चल रही है, ये बात का ध्यान रख। टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270/8 इंटू 10⁻, सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा भाई, जरा हो जाएगा प्लस का, तो 30 में से 15 गया 15, और 3 और बचा यानी कि 18। ये आ गया आंसर अपना। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, टी इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेते हैं एक बार और आसान हो जाएगा। तो 200 का आधा 100 और 70 का आधा 35, और बटे में आ गया 4, पावर आ गई -18। ठीक है, अभी इसी को लेकर के आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो √4 तो कितना हो जाएगा 2, और रूट में कितना रह जाएगा 135, और पावर जब रूट से बाहर आएगी तो कितना हो जाएगी, पावर -9 हो जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन इस तरीके से चल रही है। बस अब अपना टाइम का आंसर आ ही गया। √135, देखो √135 को क्या कर सकते हैं, 144 -135 मैं लिख सकता हूँ। इसको अपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया। ये ट्रिक है जिससे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं रूट की। तो यहाँ पर ए का रूट कितना आ जाएगा 12, माइनस बी क्या दे रखा है आपको, अरे यार ये 135 नहीं आएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 4 और 5 हो जाएगा 9। ये यहाँ पर 9 आएगा यार, इसको मैं रफ करता हूँ पहले। देखो 135 लाना था ना हमको, तो 144 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे, तो बी की वैल्यू 9 बनेगी। ये भी रफ करना पड़ेगा अपने को। तो ए का रूट कर लिया, माइनस बी अपॉन 2 √a, यानी कि 2 × 12। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 12 - 9/12 × 2 = 24। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3×3 = 9, 3×8 = 24। अब आप कर सकते हो 12 माइनस, कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24। चलो एक ही डेसिमल के एक पॉइंट तक मतलब एक प्लेस तक आप निकाल लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 11.7 यहाँ पर ये आ रहा है। 11.7 आपने यहाँ रखा, अपॉन में है 2, पावर आ जाएगी बेटा -9। आप इसको डिवाइड कर दो 2 से और आपका आंसर आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, पावर -9, और ये अपना आंसर आ गया सेकंड। ये लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, बट हाँ, आपको क्या लॉजिक लगाना है क्वेश्चन के अंदर, ये थोड़ी सी चीज जो है क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन कभी भी आए, किसी भी तरीके से आए, आप क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। देखो इसी सीरीज में पांचवा क्वेश्चन करते हैं अभी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, विच कैन जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन होता है 1H2, यानी कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, इंपॉर्टेंट आइसोटोप है। मास कितना दे रखा है आपको, ये रहा। और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बैलेंस अ ड्यूट्रॉन। तो ये तो ठीक है, फिर से आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है ना। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे आप? बैलेंसिंग के लिए मास की वजह से वेट हो गया नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बैलेंस कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यही आपको बताना है ना। और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इक्वेशन हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करना, मैं थोड़ा बस बता रहा हूँ आपको। तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। अब आप देखो, मास आपको दे रखा है, जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, और चार्ज भी आपको पता होना चाहिए, दे नहीं। एक हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, तो एक ड्यूट्रॉन पर दो प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा। दो प्रोटॉन के बराबर होगा, हाँ, एक ही प्रोटॉन के बराबर होगा। चार्ज एक ही प्रोटॉन के बराबर होगा भाई, मास होगा दो प्रोटॉन के बराबर, लेकिन चार्ज जो होगा वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा। क्यों? देखो यहाँ पर 1H2 होता है ना, तो 1, एटॉमिक नंबर अभी भी 1 ही है ना, एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है, यानी कि प्रोटॉन अभी भी 1 ही है। तो चार्ज तो भैया कितना आ जाएगा, 1.6 पावर -19 चार्ज, तो इतना ही है। ठीक है, तीनों वैल्यूज है, आप लोग इसमें पुट करना और इसका आंसर कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, वीडियो जब एंड हो जाएगी तब आप वहां पर मेंशन कर देना, मैं आपको आपका आंसर चेक कर लूंगा। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप अपने लिए होमवर्क मानना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज चार्ज भी दे रखा है वहां पर, चार्ज कितना दे रखा है, 21 माइक्रोकूलम दे रखा है। मास भी दे रखा है भाई यहाँ पर, मास दे रखा है 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब है मिलीग्राम, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। मिलीग्राम का मतलब भाई इतना तो पहले ग्राम ही हो गया ये, और आप अगर इसको केजी में करोगे तो कितना हो गया, आप डायरेक्ट ही कर लो इसको, -6 आ जाएगा। ठीक है, मूविंग विद स्पीड ऑफ, वेलोसिटी भी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। काहे में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और उसका देखो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, ई इज इक्वल टू दे रखा है, ये भी 1000 ही समझ सकते हो ना, पावर 3 है तो मतलब क्या 1000 ही है ना। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, मोशन जहां पर हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, मान लो चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरीके से हो रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दे रखी है आपको, इसके क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर एक बात समझो, क्या समझोगे आप बात, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, दो डायरेक्शन में मोशन होगा यहाँ पर, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से होगा, और एक मोशन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसको मैं मान लेता हूँ, जिस वेलोसिटी से ये हॉरिजेंटली मूव करेगा उसको मैं मान लेता हूँ Vx। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाती है, फोर्स लगाती है तो फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देगा, इसीलिए वी एक्स करके एक वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और एक वेलोसिटी ये आपका वर्टिकली चली रही है वी वाई, जो आपको शुरुआत में गिवन था, है ना। तो दोनों चीजें यहाँ पर हमने रख ली। उसके बाद इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से चार्ज ना तो हॉरिजेंटली जा पाएगा, ना ये वर्टिकली जा पाएगा, ये एक अलग डायरेक्शन ट्रेवल करेगा, जो जिसकी वेलोसिटी होगी वी। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि भाई हम लिख देंगे कि जो नेट वेलोसिटी होगी वी, वो होगी √Vx² प्लस Vy²। ये लगाया हमने, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, है ना। तो अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद दोनों चीजें आप लोगों को बतानी है। सैंपल पेपर 2011 का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी यहाँ पर करने में, लेकिन कोई बात नहीं, समझ समझ कर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करना क्वेश्चन को।
तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, देखो वी वाई का आपको दे रखा है, वी एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये वी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, क्या क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अच्छा तो चार्ज पार्टिकल, अच्छा चार्ज भी दे रखा है आपको, है ना। और वेलोसिटी तो चलो ये वाली पर नीचे वर्टिकल वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ई लिख सकता हूँ। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, ठीक। ए ए कितना आ जाएगा आपके पास में, क्यू ई अपॉन एम आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपने पता कर लिया यहाँ से, क्यों पता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ। अब आप ये सोच करके देखो, आपको वेलोसिटी पता करनी है। तो अब कौन सी वेलोसिटी पता करनी है, ये है ना, ये अलोंग हॉरिजॉन्टल वाली, कौन सी वाली, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम फाइंड करना चाहते हैं, इसकी बात चल रही है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर लिख दीजिए। हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग चीजों को लगा रहे हैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली तो भाई चार्ज पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। तो v आपको पता करना है। a, ये रहा भैया, a भी आ जाएगा आपके पास में। क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या चीज रहेगी, देखो टाइम रह गया। टाइम ये दे रखा है, देखो भैया टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो आप यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो। आप क्या कर लो, इसको x कर लो, क्योंकि आप हॉरिजेंटल के अलाउंग लगा रहे हो, पता चलता रहेगा आपको। तो वी एक्स इक्वल टू 0 प्लस ए एक्स टी, यानी कि ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एक्स। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच दूं, क्लियरिटी आएगी आपको। वी एक्स इक्वल टू, चार्ज कितना दे रखा है, अब रखते हैं वैल्यू। अब देखेंगे आंसर कैसे नहीं आएगा। 21 पावर -6 इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को 1000 दे रखी है। मास मास अपने को 10 × पावर -6 है। और टाइम अपने को 10 दे रखा है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भैया स्पेस को मैनेज करके चलेंगे, जिससे स्पेस की कमी ना पड़े। ओके, अभी देखो वी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 10 से 10 कैंसिल किया हमने, पावर से पावर कैंसिल की, 21 × 10⁻³ इस तरीके से आंसर आया मीटर पर सेकंड। ये आंसर आया भाई हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कितना था वेलोसिटी, वो था पहले से 1000 आपको दे रखा है ना। अब देखो, आप जब नेट वैल्यू फाइंड करोगे वेलोसिटी की, यानी कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करोगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा भाई 10⁻³ नहीं, ये तो 10⁻³ नहीं है, बाद वाला है 10⁻³। तो ये कितना है भाई, ये है 21,000, चलो ऐसे लिख लेते हैं। और ये कितना है, 1000। इन दोनों का हो रहा है स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ये। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आ जाएगी, बट आपको क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से तो ये आ गई वेलोसिटी कि कितना वेलोसिटी यहाँ पर चला होगा बॉडी में। अब जब वेलोसिटी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है यहाँ पर। जब आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, आप टाइम कैसे फाइंड कर सकते हो, आप टाइम ऐसे फाइंड कर लेना कि v इज इक्वल्स टू, क्या कर देना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये वेलोसिटी आप पहले ही पता कर चुके हो। टाइम आपको वो ऑलरेडी यहाँ पर देखो 10 सेकंड ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस आपको दे रखे, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको मेंशन कर रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईदर चार्ज, यानी कि किसी भी दो चार्ज है ना, तो किसी भी एक चार्ज की वजह से कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कहां पर, एट द साइट ऑफ अदर। चलो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो Q1 चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पर, कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, ये कहाँ रखा हुआ है, बी पर रखा हुआ है, ठीक है जी। आपको क्या करना है, आपको बी पर, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इसकी वजह से, दूसरा जो चार्ज है Q1 की वजह से। और ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है Q2 की वजह से, जो ए से दूर कहीं पर, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। चार्जेस आप Q1 को मान लो 2 × पावर -7,
और Q2 को आप मान लो 1 × 10⁻⁷। ये आपको चार्जेस दे दी। ओके, अब देखो कैसे। हाँ, बस बहुत जगह आसान है, कुछ करना ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ई ए यानी कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए Q2/AB²। मिल गया फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा बी पॉइंट पर फील्ड के लिए, वो कितना होगा, ए Q1/AB²। जिस पॉइंट पर फील्ड पता करनी है उससे दूर जो चार्ज है, वो आपको चार्ज की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ए ए की वैल्यू तो पता ही है, पुट कर लेंगे, या चलो पुट ही कर लेते हैं यार, क्या रह ही क्या गया क्वेश्चन में, है ना। पुट करते हैं वैल्यू, 9 × 9 इंटू Q2 कितना दे रखा है अपने को, 1 × 10⁻⁷ अपॉन ए बी। ए बी अपने को दे रखा है 1 × 10⁻², और इसका स्क्वायर कर दो। बस सिंपल सा क्वेश्चन। देखो 2016 दिल्ली में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन था। दिल्ली में इतने आसान क्वेश्चन आते नहीं है, दिल्ली वाला जो सेट है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। 9 इंटू पावर कितनी हो जाएगी 2, और अपॉन में पावर हो जाएगी -4। दैट मीन्स आप सॉल्व करके लिख सकते हो 9 पावर 4 और 2 हो जाएगी 6, और ये 6 पॉजिटिव का होगा। ठीक है, 6 जो होगा ये पॉजिटिव का होगा। न्यूटन पर कूलम जो है आंसर आ जाएगा ई ए। ये के बाद ई बी और फाइंड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 9 × 10⁻⁹ Q1 आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷, अपॉन में आ जाएगा 1 × 10⁻² होल स्क्वायर। देखो सारी चीजें सेम है, एक ही चीज अलग है, वो है ये 2। यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन इस वाली कैलकुलेशन में क्या था, यहाँ पर 1 आ रहा था। यानी कि जो भी आंसर आपका यहाँ आ रहा है, आप उस आंसर का क्या कर दो, जस्ट डबल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक के हिसाब से अपना आंसर लिख देना। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ गया 18 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से देखो 7th क्वेश्चन भी आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया। तो इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग करिएगा ट्राई इस क्वेश्चन को। मैं समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको फिर से दो चार्जेस दे रखे हैं, वैल्यूज भी दे रखी हैं। तो एक चार्ज तो हो गया ये वाला, इसको Q1 मान लेता हूं मैं। एक डिस्टेंस यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ये लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, Q2 मान लिया, दूसरा चार्ज। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, आप Q1 मान लीजिए 5 × 10⁻⁹ कूलम, और Q2 आप मान लीजिए इस वाले चार्ज को 20 × 10⁻⁹ कूलम। इनको 2 मीटर डिस्टेंस से आपने क्या करा, सेपरेट कर दिया, यानी कि R आपको दे रखा है 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। 2018 का भाई अपना ये क्वेश्चन। आपको बताना है कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0। भाई मान देखिए, अगर ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कहीं एक पॉइंट लाई करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सी पॉइंट पर हमने 0 मान ली, इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लिख सकते हैं इस तरीके से। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी भाई, एक तो होगी ए की वजह से, दूसरा किसकी वजह से होगी, बी वाले की वजह से होगी। आप उसको भी लिख लो, दोनों का सम 0 के बराबर। अब आप क्या लिख सकते हो कि ई सी ए वेक्टर बराबर माइनस ई सी बी वेक्टर होगा, है ना। इसके बाद आप कह सकते हो कि भाई दोनों तरफ का जो मैग्नीट्यूड है, ये आपको तरीका बता रहा हूं मैं क्वेश्चन करने का, माइनस ई सी बी वेक्टर इसके मॉड के बराबर होगा। अब अगर मॉड में आपने लिख ही लिया है, अगर मॉड में आपने लिख ही लिया है, तो ई सी ए बराबर कितना हो जाएगा, ई सी बी हो जाएगा। अब यहां से आगे देखो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, के Q1/1 क्यों रखा हमने, क्योंकि ए पॉइंट पर 1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, और ये डिस्टेंस आ गया ए सी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसा मान लो क्यू ए, और इसको क्यू बी मान लो, और आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया क्यू ए, यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, के क्यू बी अपॉन बी सी स्क्वायर। बस अब आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। देखो आपने क्या कर लेना है, इस डिस्टेंस को मान लोगे आप एक्स, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, ए से के को कैंसिल कर देना, वैल्यूज पुट करो, एक्स का आंसर आपके पास। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बताना है कितना आएगा। बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ इसमें है क्वेश्चन। ये 9th क्वेश्चन देखिए अब करेंगे हम यहाँ पर।
देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है आपको। फिर से आपको दो चार्जेस दे रखे हैं। Q1 मान लेते हैं हम 16 माइक्रोकूलम। बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। क्या डिफरेंस है? एक चार्ज तो नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। आर प्लेस्ड, दोनों का गैप दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पार्ट इन एयर, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो। तो आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पर फील्ड जो है जीरो हो। देखिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करा देता हूँ आपको। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। मान लीजिए अभी देखिए ये वाला तो चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है। तो अब की बार क्या होगा, याद रखना है आपको, जब चार्जेस अपोजिट टाइप के होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है। जब चार्जेस अपोजिट टाइप के हैं, चार्जेस के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आपको हमेशा याद रखना है। चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो होती है जब दोनों चार्जेस क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या फिर वो निगेटिव निगेटिव हो जाए, तब हो सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको या तो आपको इस साइड पर, इस वाले एंड पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, या फिर आपको इस वाले एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। अब आपको ये देखना है कि कौन सा वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम है। तो ये वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है कम है, तो आप उसी वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाना। यानी कि आप इसमें इस वाले पॉइंट को भी कंसीडर नहीं करोगे, आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करोगे। ये डिस्टेंस आपने यहाँ पर मान ली x। कहाँ से मानी है? जहां पर Q2 चार्ज रखा हुआ था। और इस P पॉइंट पर हम मान करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी P पॉइंट पर। आई होप आपको समझ में आ गई बात। अब P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो वो वन वाले चार्ज की वजह से है, और एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर टू वाले चार्ज की वजह से है। दोनों जीरो हो जाएंगे। अब देखो वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है ना अभी, यहाँ पर देखो ये सब किया था। तो ये सब प्रोसीजर कर रहे थे हम। तो ये सब प्रोसीजर करने के बाद जो डायरेक्ट आपके पास चीज आ जाएगी, यहाँ पर मिलेगी, उसको मैं लिखता हूँ EP1 EP2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दीजिए, KQ1 अपॉन, अभी देखो नाम तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा अपने को, ए और इसको बी लिख लेते हैं। तो अब देखो आप ए और पी के बीच का डिस्टेंस ये आ गया, इज इक्वल टू KQ2 अपॉन, यहाँ आ जाएगा BP स्क्वायर। ठीक है जी। दोनों डिस्टेंसेस आपने मेंशन कर दिए। देखो के से तो के कैंसिल हो गया, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। तो Q1 अपॉन आपके पास बचा AP स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपके पास बच गया Q2 अपॉन BP स्क्वायर। राइट। Q1 की वैल्यू कितनी है? 16 माइक्रो। मैं देखो पावर में भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, इंटू पावर -6 लिख सकता हूँ, लेकिन कैंसिल हो जाएगी, तो मैंने सिर्फ क्या कर दिया, माइक्रो में लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एपी, एपी कितना होगा? देखो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स हो जाएगा। आप सेंटीमीटर में ही पुट कर सकते हो वैल्यू, क्योंकि दूसरी तरफ भी सेंटीमीटर में पुट होगी। कैंसिलेशन कर सकते हैं अगेन, अगर आप कन्वर्ट करके लिखते भी हो तब भी कैंसिलेशन हो जाएगा। आंसर यही निकल करके आएगा। तो दूसरी तरफ क्या आ गया, यहाँ पर 9 माइक्रो आ गया। देखो माइनस सिंबल यहाँ है, लेकिन हम माइनस नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। बीपी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 16 अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर होगा भाई यहाँ पर। 8 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान दो, जो दोनों न्यूमरेटर आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। ये सीधा सीधा हम लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देना चाहिए। यानी कि 4 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। इतना आंसर बच जाएगा। स्क्वायर रूट जब करते हैं तो इस तरीके से दो आंसर बचते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी फिलहाल हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। यानी कि अपना आंसर कितना आएगा भाई, 4x इज इक्वल टू 8 या 24 प्लस 3x। एक्स आ गया आपके पास में 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक्स कितना आ गया आपके पास में, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आंसर आ गया आपके। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। तो 24 सेंटीमीटर, बी पॉइंट से 24 सेंटीमीटर दूर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ का, इस वाले सॉल्यूशन का मतलब स्क्वायर रूट जब हमने कर दिया था, मैंने बताया ना आपको, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, दो आंसर आते हैं यहाँ पर। माइनस लेकर के अगर आप चलोगे तो ये आएगा। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -8 या 24 और -3x। ये कितना आ जाएगा भाई, 4 और 3 7x बराबर -24।
एक्स बराबर आ जाएगा -24/7, यानी कि समथिंग ये आपका 3 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए समथिंग में भी 3.4 समथिंग ये आ जाएगा। अब एक्स आ रहा है यहाँ पर -3.4, ठीक है। एक्स आपने कहाँ से लिया था? बी पॉइंट से कंसिडर किया था। तो इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में जो एक्स है वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि 3.4 कहीं बीच वाले पॉइंट को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। वो हो नहीं सकता, यानी कि ये आंसर बिल्कुल भी ऑप्शन पॉसिबल है ही नहीं। कौन सा वाला ऑप्शन पॉसिबल है? 24 सेंटीमीटर ही पॉसिबल यहाँ पर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये डिफरेंस रहता है अगर चार्जेस दोनों सेम टाइप के हैं तब, और चार्जेस दोनों सेम टाइप के नहीं हैं तब। ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है। एक है भाई Q1, वैल्यू दे रखी है अपने को 0.2। अच्छा, माइक्रोकूलम नहीं है, ज्यादातर माइक्रोकूलम में होता तो मैंने यहाँ पर भी माइक्रोकूलम कर दिया। Q2 इज इक्वल टू 0.4 कूलम। आर प्लेस्ड, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी अपने को दे रखी है 0.1 मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। देखो भाई, एक चार्ज ये रहा, अरे ये तो लाइन गड़बड़ हो गई। तो दूसरा चार्ज कहाँ है? दूसरा चार्ज, अरे क्या हो गया, लाइन को क्या बन क्यों नहीं रही है? दूसरा चार्ज यहाँ कहीं हो गया Q2, ये हो गया Q1, राइट। अभी दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा? ये मिड पॉइंट हो गया मान लो, है ना। एक मिनट, दूसरे कलर से करते हैं। ये मिड पॉइंट हो गया। डिस्टेंस कितना था? 0.1 था ना, तो 0.05, 0.05 ये डिस्टेंसेज हो गए यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो ए पार्ट हम पहले कर रहे हैं, मिड पॉइंट के लिए कर रहे हैं ना। ए पॉइंट है ये पहले, तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट पी मानो। अब देखिए यहाँ पर दोनों कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पी पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दोनों की वजह से अपोजिट होगी, बिकॉज दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब अगेंस्ट जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं लिख लूंगा ई पी ए माइनस ई पी बी। अब माइनस भी हम यहाँ पर कौन सा लगा रहे हैं? माइनस हम यहाँ पर ये वाला लगाएंगे, देखो ये वाला। यानी कि जो भी ज्यादा वैल्यू होगी ना उसमें से हम कम को माइनस कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? या फिर आप मैग्नीट्यूड भी लेकर के चल सकते हो, ये भी कह सकते हो, है ना, ये चीज भी कह सकते हो आप लोग। तो ई पी ए ये हो जाएगा के क्यू ए, इस वाले चार्ज को क्यू ए मान लो आप, और इस वाले को बी मान लो, अपॉन ए पी स्क्वायर माइनस के क्यू बी अपॉन बी पी स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पी पॉइंट। लाइन खींचते हैं क्योंकि एक पार्ट और है हमारे पास अभी, और इसकी कैलकुलेशन इधर ही कर लेंगे, ठीक है। इससे स्पेस अपने पास हो जाएगा। तो ईपी इज इक्वल टू, ईपी कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए आपने ले लिया कॉमन, क्यूए की वैल्यू है 0.2 अपॉन, डिस्टेंस तो यार सेम है तो डिस्टेंस तो कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं 0.05 का स्क्वायर। अब यहाँ से ही हट जाएगा डिस्टेंस, यहाँ नहीं आएगा फिर, है ना। माइनस 0.4। अब देखो ये मैं चीज को कह रहा था कि यहाँ पर ज्यादा में से बड़े वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ से अपना आंसर कितना बनेगा? देखो के की वैल्यू हो गई 9 × पावर 9, ये आ जाएगा भाई 5 का स्क्वायर 25, पावर आ गई -4, स्क्वायरिंग कर दी और ब्रैकेट में से। अब यहाँ पर देखो हमको बोलना पड़ेगा कि हम 0.4 में से 0.2 घटा रहे हैं, तो अपना आंसर कितना आया? 0.2 आया। ये आया आपके पास ईपी का आंसर। तो ईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईपी इक्वल टू हो जाएगा 9 × 2 = 18, 10⁻⁹, 25 अपॉन 10⁻⁻4। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं और साइज आंसर निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 25, 25 का मतलब है 25×100, 25×7 = 175, 5 25 दूनी 50, 0.72। 9 और 4 कितना हो गया? 13। ये 13 है भैया ना, थोड़ा सा ये सही से करते हैं। 10⁻13 है, ये आ जाए यार 13, 10⁻13 है। ये अपना देखो यहाँ पर आंसर हो जाए ईपी, न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर 0.72 10⁻13, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब इसके बाद में हम कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, बी वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है आपको? ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन थी, इसी में ही समझा दूं क्या? अब इसको पी पॉइंट को हटा देते हैं। अब हमको कौन सा पॉइंट चाहिए? Q1 से 0.05
और Q2 से 0 पॉइंट, ये कैसे पॉसिबल है भाई? इनके बीच में तो डिस्टेंस ही इतना है, 0.1। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं अभी। QA, अरे यार ये लाइन सीधी नहीं खींचती। QA और फिर ये आ जाएगा QB। ओके, क्यू ए से कितना है? 0.05। इसका मतलब, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट इस तरफ है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, तो पिछली बार मान लिया था। इस बार मान लेते हैं इसको, क्या मान लें, C पॉइंट मान लेते हैं। ये हो गया C पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, और ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये तो हो गया 0.1 मीटर, A और B के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक, ए से डिस्टेंस कितनी आ गई? 0.05, और बी से कितनी हो जाएगी? 0.15 मीटर। चेक कर लो, कितना ही आंसर आया। तो इस तरीके से जो है सी पॉइंट की लोकेशन है इस बार। यहाँ पर फाइंड करना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात पक्की है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जो आएगी वो ए की वजह से और बी की वजह से, दोनों की वजह से जितनी आएगी उसका सम करना पड़ेगा। यानी कि ए QA अपॉन AC² ए QB अपॉन BC²। ए कॉमन, ए कॉमन, और डिस्टेंस तो कॉमन नहीं आएगा इस बार क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। चार्ज, चार्ज भी कॉमन नहीं आएगा, बस के ही कॉमन है। 0.2 अपॉन 0.05, ये आ गया स्क्वायर, प्लस 0.1, नहीं 1 नहीं 4, 0.4 अपॉन 0.15 इसका आया स्क्वायर। चलो आगे लेकर के चलते हैं कैलकुलेशन। अभी फिगर मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, स्पेस बनाने के लिए। ओके, अभी हमको कंडीशन तो समझ में आ ही गई है, तो स्पेस बनाते हैं। हाँ जी, EC इज इक्वल टू, ए को अभी ऐसे ही रहने दो, 0.2 अपॉन, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 पावर -4, राइट, प्लस 0.4 अपॉन 15 का स्क्वायर आएगा 225, 15 का स्क्वायर आया 225, और पावर कितनी आ जाएगी? -4, ब्रैकेट। EC इज इक्वल टू, ए की वैल्यू वो पुट कर ली हमने। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, नीचे से तो ये 25 कॉमन आ जाएगा, पावर -4 भी कॉमन आ जाएगा, और ऊपर से कॉमन आ जाएगा 0.2। यहाँ बचेगा अपने पास में 1, और दूसरी साइड बचेगा 0.2, और अपॉन में 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 25 9, 225, ये इतना बच्चा है। अब इसके बाद देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो गई, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लेना और आपका जो है आंसर आ जाएगा। मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं आ पा रहा है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ करके देता। ठीक है, तो इजी हो गई कैलकुलेशन। अब मैंने समझा दिया आपको सारा लॉजिक, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज थी। तो ये थी आज की क्लास, हो गई आज के आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इसके बाद में दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को, दो तो पहले दिए थे मैंने आपको, समझाए थे, कहा था कि आपको सॉल्व करना है जस्ट। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपका ये रहा होमवर्क में, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया आपका होमवर्क, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आपको दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इसी तरीके से होंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं। बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो, उसके बाद आई होप कि कोई लॉजिक रहेगा नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बेसिस पर आपको कोई क्वेश्चन करने में कहीं डिफिकल्टी ला पाएगा, है ना। तो सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। थैंक यू।